नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी के 4 ऐसे नेता हैं जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं। आमतौर पर राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों में संविधान कोई फ़र्क नहीं करता मंत्री बनाने के लिए या कोई और पद देने के लिए, लेकिन एक आम धारणा है राजनीति में कि जो लोकसभा चुनाव जीत कर आता है उसका महत्व ज़्यादा होता है बजाय राज्यसभा के। उसकी वजह यह है कि जो लोकसभा चुनाव जीतते हैं वो जनता से सीधे चुनकर आते हैं। राज्यसभा चुनाव जो जीतते हैं वो लोग जीतते हैं जिनको पार्टी नॉमिनेट करती है, उम्मीदवार बनाती है और पार्टी के विधायक वोट देते हैं पार्टी के निर्देश पर। इसलिए जो है लोकसभा से जीतने वालों का महत्व ज़्यादा होता है, लेकिन उसका मंत्री की योग्यता से कोई संबंध नहीं होता। और पार्टियों के पास ये सुविधा जो है राज्यसभा में भेजने की, वो चूँकि लिमिटेड होती है, तो इसलिए लगातार किसी एक सदस्य को बहुत बार नहीं भेजा जा सकता। कभी कभी अपवाद भी होता है, लेकिन एक नियम बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी में कि 3 बार से ज़्यादा किसी नेता को लगातार राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। इस वजह से भी जो राज्यसभा में हैं और राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं वो तलाश में रहते हैं कि अपने राज्य में लोकसभा की कोई ऐसी सुरक्षित सीट तलाश करें जहां से लोकसभा चुनाव लड़कर आ सकें। उसमें खतरा एक ही रहता है कि अगर आप चुनाव हार गए तो फिर मंत्री बनने में कई लोग सवाल उठाते हैं कि भाई चुनाव हारे हुए को मंत्री क्यों बना रहे हैं। उसके लिए पार्टी के प्रति आपको अपरिहार्य होना ज़रूरी है, तभी ऐसे मामलों में आप मंत्री बन सकते हैं। ये लेकिन अंतिम फैसला प्रधानमंत्री का होता है। तो 4 नेताओं की जिनकी बात कर रहा हूं उनमें पहला नाम मेरी सूची में है विदेश मंत्री एस जयशंकर का। वो करियर डिप्लोमेट हैं, कभी राजनीति में रहे नहीं, सीधे रिटायरमेंट के बाद सीधे प्रधानमंत्री ने उनको विदेश मंत्री बना दिया। 2019 में वो मंत्री बने और 2023 आते आते इन 4 सालों में ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन हैं। किसी भी पॉलिटिशियन से, चाहे वो किसी मुद्दे पर बोलने की बात हो, रिएक्ट करने की बात हो या विपक्ष के हमलों का जवाब देने की बात हो, किसी मामले में किसी से पीछे नहीं रहते बल्कि आगे ही रहते हैं। आपको पता है कि वो रहने वाले तमिलनाडु के हैं, लेकिन उनकी स्कूली शिक्षा बेंगलोर में हुई है, कर्नाटक में। और 2022 से वो लगातार कर्नाटक किसी न किसी कार्यक्रम के सिलसिले में जा रहे हैं। अभी हाल ही में वो बेंगलोर शहर में कब्बन पार्क में एक मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम हुआ था, उसमें गए थे। वहाँ उन्होंने राहुल गांधी ने जो ऑक्सफोर्ड में बोला था जो कुछ, उसका जवाब दिया था। तब से चर्चा है, तब से क्या उससे पहले से, लेकिन एस जयशंकर को लोकसभा चुनाव में तभी उतारा जाएगा जब उनकी इच्छा होगी। मुझे नहीं लगता कि पार्टी उनको, वैसे तो किसी को फोर्स नहीं करती, लेकिन उनको इस बारे में इस पर दबाव डाला जाएगा कि नहीं आप लोकसभा चुनाव लड़िए ही। लेकिन ये आप मान कर चलिए कि लोकसभा चुनाव वो लड़ें या न लड़ें, लेकिन कर्नाटक में और तमिलनाडु में वो पार्टी के लिए चुनाव प्रचार ज़रूर करेंगे। तो चुनाव लड़ने की बात आई तो सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे अहम सवाल होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है चुनाव क्षेत्र का चयन। तो अगर एस जयशंकर चुनाव लड़ते हैं तो बेंगलुरु की जो सीटें हैं उनमें से किसी एक से लड़ेंगे। 4 सीटें हैं बेंगलुरु में। एक है बेंगलुरु साउथ, जहां से तेजस्वी सूर्या हैं इस समय सांसद बीजेपी के। दूसरी है बेंगलुरु नॉर्थ, जहां से सदानंद गौड़ा हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो सांसद हैं। तीसरी सीट है बेंगलुरु सेंट्रल, जहां से भाजपा के मोहन इस समय लोकसभा सदस्य हैं। चौथी सीट है बेंगलुरु रूरल, जहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। आपको याद होगा कि बीजेपी 28 में से, कुल 28 सीटें हैं कर्नाटक में, उनमें से 25 + 1 25 सीटें बीजेपी के उम्मीदवार अपनी पार्टी के टिकट पर जीते थे और 26वीं सीट सुमालता जीती थी इंडिपेंडेंट भाजपा के समर्थन से। इसलिए बेंगलुरु की किसी एक सीट से एस जयशंकर चुनाव लड़ सकते हैं। ज़्यादा संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि शायद वो बेंगलुरु सेंट्रल से चुनाव लड़ें। इसका फैसला तो जो है शीर्ष स्तर से होगा। पहला फैसला तो ये होगा कि उनको चुनाव लोकसभा का लड़ाना है या नहीं। दूसरा फैसला होगा कि जब अगर लड़ाना है तो सीट कौन सी हो। एस जयशंकर के बाद दूसरा नाम आता है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान संगठन में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, बहुत प्रभावी हैं संगठनकर्ता के रूप में, मंत्री के रूप में प्रभावी रहे हैं। इस समय देश के शिक्षा मंत्री हैं, नई शिक्षा नीति लागू करने में इस समय व्यस्त है।
लेकिन हर राजनेता की तरह उनकी भी इच्छा लोकसभा से संसद में पहुंचने की है। ऐसा माना जा रहा है कि वो उड़ीसा के रहने वाले हैं, तो उड़ीसा के ढेंकानाल लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं वो शायद चाहते हैं कि वो संभल से चुनाव लड़े, क्योंकि संभल जो लोकसभा सीट है उसके तहत 3 विधानसभा की सीटें इस समय बीजेपी के पास है। तो वहाँ से पार्टी को लगता है कि उनके लिए ज़्यादा सुरक्षित रहेगा संभल से चुनाव लड़ना। लेकिन फिर वही बात आती है, इसमें धर्मेंद्र प्रधान की इच्छा और पार्टी का फैसला, ये 2 मिलकर तय होगा कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। लेकिन उनके लड़ने की संभावना ज़्यादा है। एक एजेंसी से बात करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने पीटीआई से बात करते हुए कहा भी कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब पार्टी को फैसला करना है। जाहिर है कि कोई नेता बीजेपी में क्या किसी भी पार्टी में ये नहीं कहता कि मैं फला जगह से चुनाव लड़ूंगा या चुनाव लड़ूंगा ही। वो कहता है कि पार्टी अगर इजाज़त देगी तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ या मैं लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ। वही स्टैंड धर्मेंद्र प्रधान का भी है। तीसरे नेता भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, भारी भरकम विभाग हैं उनके पास, और उनका नाम है भूपेंद्र यादव। रहने वाले हरियाणा के हैं, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र जो है राजस्थान रहा है। अलवर की सीट पर उनकी नज़र है। अलवर से वो, क्योंकि अलवर जो है वो यादव बहुल इलाका माना जाता है, तो वहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन फिर इन सब मामलों में सवाल वही है कि क्या पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ऐसा चाहेगा। हालांकि कोई किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके लोकसभा सीटें जीते, ऐसे लोग हों जो चुनाव लड़ें और सीट जीत कर आएँ, जिससे सीटों की संख्या बढ़े। पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी। इस बार पार्टी चाहेगी कि उसकी संख्या में वृद्धि हो, बढ़ोतरी हो। इसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रभावशाली नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो राज्यसभा छोड़कर लोकसभा से आने का प्रयास करें। अगर उनको सफलता मिलती है तो पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी मिलती है तो उनमें से कई ऐसे होंगे जो चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनाए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो कौन होंगे ये भी फैसला पार्टी ही करेगी। और चौथे नेता जिनके बारे में चर्चा है वो है जीवीएल नरसिम्हा राव। वो आपको पता है कि जीवीएल नरसिम्हा राव सेफोलॉजिस्ट रहे हैं लंबे समय तक। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, फिर उनको राज्यसभा में भेजा गया। अब वो चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश के वाइजैग जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से चुनाव लड़ें। पिछले काफ़ी समय से वो वाइजैग में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सक्रिय भी हैं, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी ये इच्छा जाहिर की है कि वो वाइजैग से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का वैसे कुछ है नहीं। बीजेपी की एक भी सीट नहीं है लोकसभा में और न ही विधानसभा में। ऐसे में अगर जीवीएल नरसिम्हा राव चुनाव लड़ते हैं मजबूती से और जीतते हैं तो ये पार्टी के लिए बोनस की तरह होगा। ऐसे राज्य में जहां पार्टी का कोई विशेष जनाधार नहीं बचा है, पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं था, मैक्सिमम जो है 18% तक वोट शेयर में पहुंची थी संयुक्त आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। उस सीमा को कभी पार नहीं कर पाए। उसके बहुत से कारण थे। जिस तरह से समय समय पर गठबंधन होता रहा टीडीपी से, वो भी एक कारण था कि पार्टी की ग्रोथ नहीं हुई। अभी संगठन की हालत वहाँ बहुत ख़राब है। हालांकि पिछले 4 साल से लगातार संगठन को मजबूत करने की कोशिश हो रही है, और पार्टी को उम्मीद है कि अगर अलायंस होता है तो उसकी स्थिति पहले से, मतलब कम से कम पिछले चुनाव से बेहतर होगी। कितनी बेहतर होगी पता नहीं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव होगा, तो इसलिए पार्टी दोनों की तैयारी कर रही है। तो जीवीएल नरसिम्हा राव अगर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उनकी लोकसभा सीट के तहत आने वाले जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे वहाँ से उनको भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आप बात करें उड़ीसा की, आप बात करें कर्नाटक की, आप बात करें राजस्थान की, या आप बात करें आंध्र प्रदेश की, वैसे तो पूरे देश के बारे में बात करें तो भी वही बात सच होगी कि सब निर्भर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर। जिताने वाले वही हैं, लेकिन जिताने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अपनी कुछ राजनीतिक पूंजी हो, जिसके पास एक बेसिक एक जो है शुरुआती राजनीतिक पूंजी होगी, यानी जनाधार की। उसका बेड़ा पार करा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन जो ज़ीरो होगा उसके लिए प्रयास करना उनकी मेहनत का दुरुपयोग होगा, उनकी लोकप्रियता का भी दुरुपयोग होगा।
तो राज्यसभा के इन 4 नेताओं में कौन कौन लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, इसके बारे में ज़्यादा स्पष्टता आएगी लोकसभा चुनाव से 3-4 महीने पहले। हालांकि थोड़ा और पहले भी आ सकती है, जब इनको संकेत दिया जाएगा कि आपको चुनाव लड़ना है। लेकिन घोषणा तो समय पर ही होगी, समय से पहले इसकी घोषणा नहीं होगी। ये हो सकता है, इस बात की घोषणा ज़रूर हो सकती है कि ये चूँकि बड़े नाम हैं, तो इसलिए ख़ास तौर से ये तीनों मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर हैं और बड़े मंत्रालयों का जिम्मा संभाल रहे हैं, इसलिए इनके बारे में घोषणा जो है पहले से हो सकती है कि ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे, चुनाव क्षेत्र क्या होगा, इस सब का फैसला तो जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी तभी होगा। लेकिन मैं जिन 4 नेताओं की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उसके अलावा ऐसे लोग नहीं होंगे राज्यसभा के जिनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। इस बार बहुत से लोग, राज्यसभा के सदस्य, इस कोशिश में हैं कि पार्टी उनको टिकट दे और लोकसभा का चुनाव लड़ें। कई ऐसे नेता हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी नज़र में कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिनको लगता है कि यहाँ से अगर टिकट पार्टी देगी तो उनके लिए मौका है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए, मुझे लगता है कि पिछले 2 चुनाव जो 2024 और 2019 का था, उसकी तुलना में आसान नज़र आ रहा है आज की तारीख में। कोई बड़ा बदलाव आ जाए, परिस्थिति बदल जाए, अलग बात है, लेकिन आज अगर चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 300 सीटें लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। उससे ज़्यादा कितनी आएगी, सवाल इसका होगा। तो इन नेताओं को लग रहा है कि ये ऐसी जो हवा बनी हुई है, ऐसी हवा बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसमें वो भी लोकसभा सदस्य बन सकते हैं। वो जो राज्यसभा का ठप्पा लगा होता है, हर नेता उस ठप्पे को छुड़ाना चाहता है। हर नेता चाहता है राज्यसभा का टिकट मिल जाए, राज्यसभा में पहुंच जाए। लेकिन राज्यसभा में पहुंचने के बाद जो भी राजनीतिक रूप से ज़मीन पर थोड़ा सक्रिय है, वो चाहता है कि उसे लोकसभा चुनाव लड़ने, जीतने और लोकसभा सदस्य बनने का मौका मिले। किसको किसको मिलता है, कुछ महीनों में पता चल जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।